Hello students, in this lecture we will study about the Human Genome Project HGP. इस प्रोजेक्ट का जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो हमारा जीनोम है, जीनोम क्या होता है, जो हमारे सेल के अंदर जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है डीएनए का, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है। तो इसके अंदर आपको पता है 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या किया गया, हमारे 24 क्रोमोजोम को सीक्वेंस किया गया। कितने क्रोमोजोम को सीक्वेंस किया गया, ये बात ध्यान रखना, 24 क्रोमोजोम्स, इनको सीक्वेंस किया गया। 24 क्रोमोजोम कैसे हुए, 22 तो ऑटोजोम्स हो गए, ठीक है, और एक एक्स एंड एक वाई क्रोमोजोम। तो 22 ऑटोजोम्स एंड एक्स एंड वाई। तो इन 24 क्रोमोजोम को सीक्वेंस किया गया। ठीक है, इनका सीक्वेंस करने का जो मोटिव था वो क्या था कि हर क्रोमोजोम के पास जो डीएनए है, हमें पता है देयर आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल। तो वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो क्या है, एक तो वो पता करना। ठीक है, दूसरे मोटिव क्या था कि जो जीन्स हैं, मानते थे कि 70,000 या 80,000 जीन्स हैं, उन जीन्स का पता लगाना। ठीक है, कि वो जीन्स कितने नंबर में है। ठीक है, इसके अलावा वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम कुछ प्रोग्राम, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, इसमें आपका एक डाटा दिया हुआ है। अगर हम ह्यूमन जीनोम जो है 3.3 इंटू 10⁹9 मिलियन 10⁹9 बेस पेयर्स, अगर हम उसको क्या करें, नोट एक बुक के अंदर अगर हम उसको रखें, स्टोर करें, तो अगर 1000 पेज की बुक है और एक पेज के अंदर 1000 लेटर हैं, तो इस तरह की 3300 बुक्स लगेंगी हमारा सेल के अंदर जो जीनोम है उसका जितने मिलियन बिलियन बेसिस हैं उसको स्टोर करने में। तो डाटा बहुत ही वास्ट है, तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होना चाहिए जिसको हम स्टोर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा सीक्वेंस करने के बाद जो सोशल इशू आएंगे, जो एथिकल इशू आएंगे, उनको डील करना। ठीक है, जो लीगल इशू आएंगे, क्योंकि उसमें हमें कई सारे जीन्स का पता चलेगा। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हमें ये पता चलेगा कि कई जो जीन्स होते हैं ऐसे होते हैं जो जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर अगर कैंसर का पता चलता है तो उसको एक सोशल इशू होगा, एक लीगल इशू भी बन जाता है। ठीक, इंश्योरेंस वगैरह में जो है। तो इन सारे जो ये मोटिव थे किसके, जीनोम प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था 1990 में। 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में ये लगभग कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो 13 ईयर का एक ये मेगा प्रोजेक्ट था। आप देख सकते हो कि कितने साल लगे हैं एक सीक्वेंस करने में, एक ह्यूमन सेल के अंदर जो जीनोम है उसको सीक्वेंस करने में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्चा आने वाला था। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टार्ट जो हुआ था, जो यूएसए की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने स्टार्ट किया था। फिर बाद में दूसरे जो कंट्रीज़ के भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसकी हेल्प से ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल हो पाया। ठीक है, इसके अंदर जो क्रोमोजोम नंबर 1 जो है
उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा सीक्वेंस करने में, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम 1, ठीक है। और उसका जो सीक्वेंस है वो लगभग 2006 में, मई 2006 में जाकर कंप्लीट हो पाया था, ठीक है। तो ये तो था कि मोटिव इसके जो क्या है, ठीक है, मोटिव क्या है। अब देखते हैं कि सीक्वेंस किया कैसे गया, मेथडोलॉजी देखते हैं। हमें क्या देखना है, मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे परफॉर्म किया गया ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा गया, जो जीनोम सीक्वेंस करने का जो मोटिव था, उसको उसके लिए 2 अप्रोच रखे गए। 2 अलग अलग टीम थी जो अलग अलग काम कर रही थी। क्या काम था, मैं आपको बता देता हूं। दोनों अलग अलग टीम क्या कर रही थी। एक टीम का जो काम था वो क्या था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, EST। जो एक टीम थी वो क्या कर रही थी, वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर रही थी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को। ये होता क्या मैं बताऊंगा। और दूसरी टीम का काम का क्या था, सीक्वेंस एनोटेशन। अब ये क्या होता है, एक जो टीम थी वो क्या कर रही थी, जो हमारा जो जीनोम है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं, जो किसकी फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। जितने भी जीन्स हैं जो आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, उसको पता लगाना, वो किसका काम था, वो इन ग्रुप वाले को था। और उसी को कहा जाता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ठीक है। इनको पूरे क्रोमोजोम में जो बेस के सीक्वेंस है उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको क्या लेना देना है कि जो क्रोमोजोम 1 जो 22 ऑटोजोम है और एक्स और वाई जो है, उसके अंदर कौन सा जो जीन है जो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। और जो मतलब जीन आरएनए की फॉर्म में जो एक्सप्रेस होगा, मान लो कोई भी एक क्रोमोजोम है, मान लो दिस इज द क्रोमोजोम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मान लो इसके अंदर, मान के चल रहे हैं इसके अंदर ये 2 जीन्स हैं, ठीक है, जो कि आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। तो इन वाले ग्रुप को बस क्या पता होगा, ये 2 जीन की सीक्वेंस पता होगा कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होता है। उनको इस पूरे क्रोमोसोम की सीक्वेंस नहीं पता होगी, ठीक है। तो उनको क्या चीज पता होगी, इसको कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। अगर उन्हें ये चीज पता है कि कौन सा जीन जो है आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है और उस जीन का क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। जो सीक्वेंस एक्सप्रेस हो रही है आरएनए की फॉर्म में, वो है EST, ठीक है। इनका क्या काम था, सीक्वेंस एनोटेशन वालों का, ये क्या कर रहे थे, ये ब्लाइंडली सीक्वेंस कर रहे थे क्रोमोजोम को। इनको कुछ लेना देना नहीं था कि जीन है या कोई दूसरे रेगुलेटरी कंपोनेंट है। तो इनको हर क्रोमोजोम को सीक्वेंस करना था, इनका क्या काम था। इट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ होल क्रोमोजोम, ठीक है। सीक्वेंस करना होल क्रोमोजोम, कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस,
ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के पास चाहे कोडिंग सीक्वेंस है चाहे नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, सभी सीक्वेंस को क्या करना है, उन्हें सीक्वेंस करना है। ठीक है, पूरा जो क्रोमोसोम है उसको सीक्वेंस करना है। अब देखो, इसको पता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी सीक्वेंस क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2 है उसकी सीक्वेंस क्या है, क्रोमोसोम नंबर 3 है, इस तरह 22 जो ऑटोसोम है उनकी सीक्वेंस क्या है, एक्स और वाई की सीक्वेंस क्या है, वो इन्हें पता है। ठीक है, इनको क्या पता है, इन्हें पता है कि एक सेल के अंदर कौन सा जीन है जो आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा जो रेड में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ये किसे पता है, ये इन्हें पता है। इन्हें क्या पता है कि सेल के अंदर जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उनकी क्या सीक्वेंस है। अब क्या करें, इन दोनों ने अपने डाटा को क्या किया, मैच किया। ठीक है, तो इन्होंने इनको बताया कि आपने जो क्रोमोसोम सीक्वेंस किया है उस क्रोमोसोम पर ये रीजन है जो कि इस प्रोटीन को बनाता है या इस आरएनए को बनाता है। क्रोमोसोम नंबर 2 के पास ये रीजन है जो किसको बनाता है, ये इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता है। मतलब जब उन्होंने अपने डाटा को आपस में कंपेयर किया तो उन्हें ये पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 1 के पास कौन से जीन है, क्रोमोसोम नंबर 2 के पास कौन से जीन है, कहाँ जीन है, किस जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। एंड देन assign particular function to segment of DNA। तो जो क्रोमोसोम के डीएनए को उन्होंने सीक्वेंस किया तो उसको उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया कि ये वाला रीजन है, ये इस पर्टिकुलर आरएनए को बना रहा है, उस आरएनए से ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा। वो दूसरा रीजन है जो एक दूसरे पर्टिकुलर आरएनए को बना रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसने क्या किया, इसे खाली पता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जीन किस क्रोमोसोम पर है। ठीक है, इन्हें क्या पता है, इन्हें क्रोमोसोम की सीक्वेंस पता है कि क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम है उसके पास न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है। जब इन्होंने आपस में कंपेयर किया, ठीक है, तब इन्होंने इसको बताया कि आपने जो क्रोमोसोम नंबर 1 जो सीक्वेंस किया है या 2 किया है, 22 ऑटोसोम में से कोई भी हो सकता है, एक्स और वाई, इस क्रोमोसोम पर हमें ये जीन जो सीक्वेंस मिली है आपके सीक्वेंस से मैच हो रही है। इसका मतलब उन्होंने जो वो सीक्वेंस किया वहां पर जीन वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि क्रोमोसोम नंबर 1 के पास कितने जीन है, 2 के पास कितने जीन है, 3 के पास कितने जीन है। इसी तरह 22 ऑटोसोम्स पर जो अलग अलग ऑटोसोम्स जो हैं उनके पास कितने जीन्स है, एक्स के पास कितने जीन है और वाई के पास कितने जीन है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया अप्रोच। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सीक्वेंस करा कैसे जाता है। ये तो मैंने आपको ओवरऑल अप्रोच बताया कि इस टीम ने क्या किया और उस टीम ने क्या किया। इस टीम ने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का पता लगाया और उस टीम ने सीक्वेंस एनोटेशन का पता लगाया। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीएनए को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो किसी पर्टिकुलर सेल को क्या करना है, डीएनए को, पर्टिकुलर सेल को लाइज करना, उसका डीएनए क्या करना है, कलेक्ट करना है। डीएनए इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24 डीएनए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर 24 डीएनए को हमें सीक्वेंस करना है। डीएनए की लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग फ्रेगमेंट में क्या करेंगे, कट करेंगे। और फ्रेगमेंट में कट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर आर द स्पेशल एंजाइम विच कैन कट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको पूरे अच्छे से बताया जाएगा कि ये जो सारे जो टूल्स हैं, अलग अलग तरह के एंजाइम है, तो उसके अंदर एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो क्या होगा, दूसरा स्टेप, डाइजेशन ऑफ
DNA by restriction endonuclease। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या वो टेक्निकल स्टेप है, बहुत ही ध्यान से सुनना। मान लो ये जो एक दिस इज 1 क्रोमोजोम, ठीक है, मान लो क्रोमोजोम नंबर 1 का ये डीएनए है, ठीक है। इस तरह का जो हमारा सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर जितने जो दूसरे क्रोमोजोम है उसके भी डीएनए प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मान लो दिस इज द क्रोमोजोम डीएनए ऑफ क्रोमोजोम नंबर 1। ओके, हमने क्या किया, इसको अलग अलग फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। मान लो इसको तोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने हर फ्रेगमेंट को क्या कर लिया, सीक्वेंस कर लिया, ठीक है। मैं बताऊंगा सीक्वेंस कैसे करते हैं। हर फ्रेगमेंट को सीक्वेंस कर लिया। अब आप ये चीज देखो, अब हमने क्या किया है, हमने इस फ्रेगमेंट को सीक्वेंस किया। इस फ्रेगमेंट को मान लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज द फ्रेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन 7 फ्रेगमेंट को सीक्वेंस कर लिया। अब करना क्या है, अब ये करना है कि ये जो 7 फ्रेगमेंट है कैसे अरेंज थे। यहाँ पर तो बोर्ड पर तो मैंने लिख दिया कि 1 2 3, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 से 4 अटैच है, 4 से 5। लेकिन जब हम इन 7 फ्रेगमेंट के जो सीक्वेंस आएंगे उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ताकि पूरा एक क्रोमोजोम का सीक्वेंस पता चले। लेकिन हमें सॉल्यूशन के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रेगमेंट किसके साथ था। दिस इज द टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसको सोल्व कैसे किया गया, देखो जब भी हमारे पास डीएनए होता है तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका खाली एक ही डीएनए होगा। हम कई सारी सेल लाइज करते हैं तो हमारे पास जो डीएनए है कई सारे मिलियंस में होते हैं डीएनए, ठीक है। हमारे पास जो डीएनए है वो मिलियंस में होते हैं। तो करते क्या है, हम ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट जनरेट करते हैं। ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो एक जो क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 का डीएनए था और ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 का डीएनए है। हमने इसके 7 फ्रेगमेंट्स बनाए। मान लो जो दूसरा जो डीएनए है क्रोमोजोम नंबर 1 का, उसके मान लो 4 फ्रेगमेंट बनते हैं, ठीक है। देखना कैसे इसको सोल्व करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको भी सीक्वेंस किया जाएगा, इसको भी सीक्वेंस किया जाएगा। अब आप ये देखो, जब हम इसको सीक्वेंस करेंगे और इसको सीक्वेंस करेंगे तो अब आप देखो जो 1 और 2 का जो 1 और 2 यहाँ पर 2 अलग अलग फ्रेगमेंट है। लेकिन ये जो फ्रेगमेंट है इसका पहला, यहाँ पर क्या है, जो सीक्वेंस 1 और 2 की होगी वो साथ में इसके पास होगी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 जो है एक के बाद है, जो 2 है वो एक के बाद है। वो किस तरह, हमने इसको इससे कंपेयर किया, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला इतना रीजन, वो इस वाले से क्या होगा, ओवरलैप करेगा। इसका मतलब जो 1 का जो सीक्वेंस है वो उसके बाद किसका सीक्वेंस है, 2 का सीक्वेंस है। इसी तरह इस 2 वाले में देखो, 2 वाले में 3 और 4 का एक साथ है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो 4 है वो 3 के बाद है। तो इस तरह हम फ्रेगमेंट को आपस में कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसको बात करूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका जो 4th वाले का जो सीक्वेंस होगा वो इसके 3rd वाले से यहां पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जब हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके जो सीक्वेंस होंगे इस वाले से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं एक पूरा जो डीएनए है उसकी जो सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है, अगर जब हम डाइजेशन करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं उस डाइजेशन के दौरान ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट जनरेट हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या है, जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट, ठीक है।
ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स को हम जनरेट करते हैं ताकि सीक्वेंस करने के बाद उनको एक साथ हम क्या कर सके, एक सीक्वेंस में रख सके। पूरे जो इतने फ्रेगमेंट आएंगे, जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के जितने भी फ्रेगमेंट हुए थे उनको हम एक सीक्वेंस में रख सके। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करना है, अब हमारे पास फ्रेगमेंट आ गए, अब हमें पता करना है उस फ्रेगमेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो फ्रेगमेंट का नंबर कम है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम फ्रेगमेंट को एक फैक्टर के साथ जोड़ते हैं। फ्रेगमेंट को हम किसके साथ जोड़ेंगे, एक वेक्टर होगा। वेक्टर क्या करेगा, उस फ्रेगमेंट को सेल के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा मैं बता रहा हूं। थर्ड स्टेप, फ्रेगमेंट्स आर inserted into the vector and cloned in the host cell। जो होस्ट सेल होगी उसमें उसकी क्लोनिंग हो जाएगी। देखो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हमें पता है एक सेल जो होती है उसके पास जो डीएनए होता है, तो हर डीएनए के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये हम रेप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर हम उस डीएनए से बाहर का कोई डीएनए अटैच कर दे जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो जब वो डीएनए खुद रेप्लिकेट होगा तो जो हमने उसके साथ जो डीएनए जोड़ा है वो भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मान लो ये डीएनए है। ठीक है, जनरली ये क्या है, मान लो प्लाज्मिड है। अब आपको पता है प्लाज्मिड जो होता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, अपने आप रेप्लिकेट करता है क्योंकि इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगर मैं क्या करूं, इस प्लाज्मिड में मैं अपना खुद का डीएनए क्या कर दूं, मैंने क्या किया, इस जगह पर अपना डीएनए क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब जब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लाज्मिड के साथ साथ मेरा जो ये रेड कलर का जो मैंने डीएनए इंसर्ट किया ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो जिस तरह प्लाज्मिड का नंबर बढ़ेगा मेरे डीएनए का भी नंबर अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या करेगा, जो हमारा जो डीएनए है एक तो उसको अपने के साथ जोड़ेगा, और अब ये जो प्लाज्मिड है सेल के बाहर तो काम कर नहीं सकता, जब सेल के अंदर होगा तभी तो अपना नंबर बढ़ाएगा ना, तो ये फिर किसी होस्ट सेल में जाके अपना नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के वेक्टर यूज किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, दो तरह के वेक्टर यूज किए गए और उन वेक्टर को अलग अलग होस्ट में डाला गया। तो आपको वेक्टर के नाम पता होने चाहिए और किस होस्ट में डाला गया उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो वेक्टर है दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा जो है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये जो वेक्टर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया एज ए होस्ट यूज किया गया। और ये वाला जो वेक्टर था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको ईस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके पास जो फ्रेगमेंट होंगे वो बैक्टीरिया सेल के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, और इसके पास जो हमारे फ्रेगमेंट होंगे वो फिर किस पे मल्टीप्लाई होंगे, वो ईस्ट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास मान लो थाउजेंड्स थे तो वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होकर मिलियंस में हो गए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डीएनए का अमाउंट कम है तो उसको एम्पलीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप से क्या हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं उसको क्या करना है, उसको सीक्वेंस करना है, उसके पास न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है। इसके लिए एक मशीन आती है, उसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, वो जो मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर बेस है, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप किया था।
ठीक है, केमिकल मेथड डेवलप किया था। वो जो मशीन है उसका जो काम करने का तरीका है वो उस केमिकल मेथड पे बेस है। तो हमें करना क्या होता है, उस मशीन के अंदर जस्ट फ्रेगमेंट डालना होता है। जैसे फ्रेगमेंट डालेंगे तो वो मशीन अपने आप बता देगी कि जो आपने फ्रेगमेंट डाला है उसकी उस पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंट्स आर sequenced using automated DNA sequencer which is based on the method developed by फ्रेडरिक सेंगर। जो फ्रेडरिक सेंगर थे उन्होंने जो मेथड डेवलप किया था उस मेथड के बेस पर ये मशीन काम करती है। जो मशीन क्या है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ठीक है, तो इस मशीन से क्या पता चल जाएगा, हमें हर फ्रेगमेंट की सीक्वेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें हर फ्रेगमेंट की सीक्वेंस पता चल चुकी है। अब हमारे पास देखो 24 डीएनए होंगे, तो 24 डीएनए के कितने थाउजेंड्स से भी ज्यादा क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स होंगे। थाउजेंड्स क्यों, मिलियंस में फ्रेगमेंट होंगे, क्योंकि देखा मैंने क्या कहा था, हर जो क्रोमोसोम का जो डीएनए है उसके भी हमारे पास क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हर क्रोमोसोम के अगर 1000 पार्ट है तो मिलियंस में लगभग वैल्यू चली जाती है। ठीक है, मैनी थाउजेंड्स में पार्ट्स होते हैं। तो वो जो काम है वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये काम करता कौन है, ये हाईली प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स करते हैं। कंप्यूटर से हम क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर से हम सीक्वेंस को क्या कर लेते हैं, एनोटेट कर लेते हैं। जितनी भी हमारे पास अलग अलग फ्रेगमेंट की सीक्वेंस है, हम क्या करेंगे, उस सभी सीक्वेंस को आपस में कंपेयर करेंगे और सारी हमें ये पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 के पास क्या सीक्वेंस है, क्रोमोसोम नंबर 2 के पास क्या सीक्वेंस है, 3 के पास क्या सीक्वेंस है। और इसको हम पता है क्या कर लेते हैं, इसको हम एक लाइब्रेरी बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। जिस तरह हमारी एक लाइब्रेरी होती है ना, बुक्स वाली लाइब्रेरी, तो आपको पता होता है इस शेल्फ में 8th क्लास की बुक है, इस शेल्फ में 9th की है, 10th की है, फिर उसमें भी एक अलग से होता है जहाँ पर मैथ्स की बुक है, फिर वहाँ पर साइंस की बुक है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग है, ठीक है, मैथ्स की अलग है। उसी तरह एक जीनोमिक लाइब्रेरी होती है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, उसमें ये होता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 में जितने भी जीन होते हैं ना वो इस जगह पे मिलेंगे, जो क्रोमोसोम नंबर 2 के पास जो जीन है वो इस जगह मिलेंगे। तो इसी तरह जीनोमिक लाइब्रेरी बनती है। ठीक है, तो एक जीनोमिक लाइब्रेरी भी होती है। तो अगर किसी साइंटिस्ट को मान लो पर्टिकुलर जीन पे काम करना है तो वो क्या कर सकता है, उस लाइब्रेरी में जाके उस पर्टिकुलर जीन को उठा सकता है, क्योंकि उसको फिर इससे काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मान लो उसको फिर सेल को लाइज करना पड़ेगा, फिर क्रोमोसोम को सेपरेट करना पड़ेगा, फिर क्रोमोसोम को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको पता लगाना पड़ेगा कि जीन है कहाँ, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक जीनोमिक लाइब्रेरी बना दी जाती है जहाँ पर हर जीन्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द प्रोसीजर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो सीक्वेंस करने का था, ये प्रोसीजर था। ठीक है, इसको सीक्वेंस करने के बाद कई सारे जो फीचर्स आए, वो फीचर्स आपके एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टोटल नंबर ऑफ जो बेसिस थे वो कितने हैं वो आपको बता रखे हैं, वो समथिंग 3164.7 मिलियन बेसिस हैं। ठीक है, फिर जो एवरेज जो जीन के अंदर जो एवरेज बेस होते हैं वो 3000 से 4000 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक जीन दे रखा है डिस्ट्रोफिन जीन। क्या दे रखा है, डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट जीन। इसके पास 2.4 मिलियन बेस होते हैं। ये जो जीन है 2.4 मिलियन बेसिस का बना हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड जो है क्या मिला, टोटल जो जीन्स मिले वो 30,000 जीन्स मिले।
ठीक है, पहले हम मानते थे कि जो जीन्स है वो 60, 70, 80,000 है, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें ये पता चला कि जो जीन्स की जो नंबर है वो 30,000 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 30,000 है। फिर ये भी पता चला जितने जीन्स डिस्कवर हुए उसमें से 50% जीन का फंक्शन नहीं पता है हमें, 50% जीन का फंक्शन हमें नहीं पता है। ठीक है, और जो हमारा 100% जो जीनोम है उसमें से 2% जीनोम ही ऐसा जीनोम है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। 98% जो जीनोम है वो प्रोटीन नहीं बनाता है। ओनली 2% हमारे जो पूरा जीनोम है उसको वो 2% ही है जो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो यानी कि जो सिस्टोन वाला जो हिस्सा होगा वो खाली 2% ही होगा जो प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, ये साइंटिस्टों को पता चला। इसके अलावा उन्हें क्रोमोजोम्स के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस मिले जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते, ऐसे डीएनए को हम कहते हैं रिपीटिटिव डीएनए। रिपीटिटिव डीएनए का मतलब कुछ सीक्वेंस है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर लिए। मान लो ACTG 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 अपने आप को थाउजेंड्स बार रिपीट करती है, तो वो जो पूरा स्ट्रेच होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिटिव डीएनए। तो उनको रिपीटिटिव डीएनए भी देखने को मिला। ओके, इसके अलावा अगर ह्यूमंस को किया गया था तो उन्हें क्या मिला, अब हमें पता है जो अगर हम ह्यूमंस के डीएनए को कंपेयर करें, अलग अलग ह्यूमंस के डीएनए को कंपेयर किया जाए तो ज्यादातर जो सिमिलरिटी हमें मिलेगी, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे हम डिफरेंट करते हैं। ठीक है, देखो अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जिस तरह हमारे जो हाथों के जो डिजिट्स की जो प्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, ये सबके डिफरेंट है, किसी के सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर कोई ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो उनके सेम हो सकते हैं, इसके अलावा किसी के सेम नहीं होंगे। वैसे ही हमारा जो डीएनए है उसमें कुछ ऐसी सीक्वेंस है जो हम सभी में अलग है। तो यानी कि वो जो सीक्वेंस है वो एज ए फिंगरप्रिंट काम कर सकती है। तो आप लोगों ने सीरियल्स वगैरह जो क्राइम बेस्ड सीरियल होते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो, फिर उसको मैच किया जाता है अलग अलग जिन पर उनको शक होता है। तो वो एक्चुअली उस डीएनए सेगमेंट को ही देखते हैं जो कि हम में अलग है। हम उसी चीज को देखेंगे जिसके लिए हम सारे अलग हैं। तो उसको तो इसमें जिक्र किया हुआ है कि देयर आर 1.4 मिलियन साइट्स। ऐसी 1.4 मिलियन साइट थी जहां पर हम सभी ह्यूमंस में एक बेस का डिफरेंस होता है, जस्ट वन बेस। ठीक है, और ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs, इसको कहा जाता है SNPs, SNPs। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वो जगह है जहां पर जो डिफरेंट ह्यूमंस है वो खाली एक बेस के लिए डिफरेंट होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस उस जगह पे एक बेस, मान लो मेरे में A है तो उसी जगह पर किसी दूसरे में T हो सकता है, किसी दूसरे में क्या हो सकता है, C हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें ये जो है 1.4 मिलियन साइट्स मिली। तो ये अलग ये फीचर्स उन्हें देखने को मिले। जो क्रोमोसोम नंबर 1 था उसके पास सबसे ज्यादा जीन होते हैं, ये आपको डेटा याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर जो 1 है उसके पास सबसे ज्यादा जीन होते हैं 2968। ठीक है, 2968 जीन्स होते हैं। और क्रोमोसोम नंबर Y जो है उसके पास सबसे कम जीन्स होते हैं, उसका जो नंबर है 231। ठीक है, तो ये फीचर्स थे हमारे जीनोम के। ओके, इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि ह्यूमन के अलावा और कौन दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिनको सीक्वेंस किया जा चुका है। तो मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह एक तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको सीक्वेंस किया जा चुका है, उसके जीनोम को सीक्वेंस किया जा चुका है। इसके अलावा ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके जीनोम को भी सीक्वेंस किया जा चुका है।
सी एलिगेंस, ये एक आप लोगों ने निमेटोडा जो होते हैं, निमेटोडा, ठीक है, एस्केलमेंथिस के मेंबर। तो सी एलिगेंस एक 1 मिलीमीटर का एक ट्रांसपेरेंट निमेटोड है, और ये फ्री लिविंग होता है, क्योंकि आप एस्केलमेंथिस में देखते हो कई ऐसे हैं जो पैरासिटिक होते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग होता है। तो इसका नाम होता है सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ठीक है। तो इसके जीनोम को भी सीक्वेंस किया जा चुका है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, तो ये हमने पढ़ा ही था उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, हंट मॉर्गन जी ने इसको यूज किया था। इसको भी सीक्वेंस किया जा चुका है, ठीक है। राइस को सीक्वेंस किया जा चुका है, प्लांट के अंदर राइस के जीनोम को सीक्वेंस किया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लांट है अरेबिडोप्सिस, ठीक है। तो इस प्लांट को भी क्या किया जा चुका है, सीक्वेंस किया जा चुका है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म है अदर देन ह्यूमन जिनके जीनोम को सीक्वेंस किया जा चुका है।